हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर एंड उस चैप्टर के अंदर जितनी भी डेरिवेशंस हैं सारी डेरिवेशंस हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले होंगे जैसे हम बाकी चैप्टर्स के लिए कर रहे हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग इफ यू नीड टू एक्सेस द पीडीएफ द फाइल ऑफ द डेरिवेशंस ऑफ दिस चैप्टर which is used in the video, you just have to go to the description and fill a small Google form. You will get the access to the file for free. This whole document will be very helpful to you from the point of view of the revision for your exams. So let's get started. As you can see, डेरिवेशंस हम करने वाले हैं फॉर वर्क पावर एनर्जी। सो एज यू कैन सी ओवर हियर हम मेनली 7 डेरिवेशंस करेंगे एंड उसके साथ में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो 3 में से हमेशा कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है हर स्कूल में, जो कि प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं। ऑल्दो हम वो क्वेश्चंस अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर भी हम उनको डिस्कस कर रहे होंगे। सो इन डेरिवेशंस में से अगर आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी डेरिवेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क एनर्जी थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क एनर्जी थ्योरम जरूर आएगा ही फॉर श्योर। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपका इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन आने की भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। सो पहली डेरिवेशन से स्टार्ट करते हैं, विच इज द डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे हम क्या निकालना चाहते हैं, हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, हाफ mv² से। हम देखना चाहते हैं वो जो फॉर्मूला है हाफ mv² वो कहाँ से आ रहा होगा। तो अब हाफ mv² हम 2 तरीके से देख सकते हैं। पहला हम नॉर्मल अपना फिजिकल वाला मेथड लेंगे कि एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है कुछ। दूसरा हम देखेंगे यूजिंग द मेथड ऑफ कैलकुलस। ठीक है, तो हम पहले क्या बोल रहे हैं, एक m मास का ऑब्जेक्ट है, इनिशियली वो रेस्ट पे था। रेस्ट के बाद एक कांस्टेंट फोर्स लगाई हमने, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हमें क्या पता है, जहां जहां पर भी फोर्स लगेगा वहां पर क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो हम बोल रहे हैं कांस्टेंट फोर्स लगी उस ऑब्जेक्ट पे, उस फोर्स ने उसको क्या करा, a एक्सेलरेशन के साथ मूव करना स्टार्ट करा और उसकी वेलोसिटी जो रेस्ट से ऑब्जेक्ट शुरू हुआ था उसकी वेलोसिटी उसने v कर दी। ठीक है, आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस s। अब हम क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन u² आपका 0 हो गया तो v² किसके इक्वल हो जाएगा, 2as के। यहां से अगर मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहूं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, v²/2s के। अब मुझे पता है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स किसके इक्वल होगा, m × a के। ठीक है, एक्सेलरेशन अभी हमने ऊपर से क्या निकाला है, v²/2s। इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दो तो फोर्स क्या आया, mv²/2s। अब वर्क डन निकाले, एनर्जी निकाले, सेम ही बात होती है। सो वर्क डन कैसे निकालते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। ऊपर से जो फोर्स आया उसको मल्टीप्लाई करो डिस्प्लेसमेंट से, s से s कैंसिल हो गया, फॉर्मूला आ गया हाफ mv²। सिमिलर काम हम कर सकते हैं यूजिंग द मेथड ऑफ कैलकुलस। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, लेट अस सपोज हमने किसी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करा, ds डिस्प्लेसमेंट, dx डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए, छोटी डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए छोटा सा वर्क डन करना पड़ेगा dw। तो dw किसके इक्वल हो गया, f.dx। F क्या होता है, m × a। एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हो, dv/dt से। अब क्या करो, dv/dt × dx है, dx/dt को एक साथ लिख लो और dv को अलग से लिख लो। dx/dt क्या होता है, v। तो फॉर्मूला क्या हो गया, dw = mv dv। टोटल वर्क डन निकालना तो क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सम लिमिट्स। तो वर्क डन की लिमिट कहां से कहां तक रखोगे, 0 से w तक, वेलोसिटी की यूनिट 0 से v तक। v का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, v²/2। तो फॉर्मूला आ गया हाफ mv² यूजिंग द मेथड ऑफ कैलकुलस। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम की। तो वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत सिंपल सा थ्योरम है। क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। बस इतनी सी बात बोल रहा है कि जो भी वर्क डन होगा किसी ऑब्जेक्ट पे वो किसके इक्वल होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी के चेंज के। अगर ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से चल रहा था, उसकी वेलोसिटी v हो गई, तो जो भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ इस ऑब्जेक्ट की, हाफ mv² - हाफ mu², वो किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन के इक्वल। ठीक है, तो क्या कंसिडर कर रहे हैं, एक m मास का ऑब्जेक्ट था, इनिशियली u वेलोसिटी से चल रहा था, f फोर्स एक्ट करी उस पे, उस f फोर्स ने उसकी वेलोसिटी u से v कर दी। देखो सेम प्रोसीजर जो भी हमने ऊपर देखा था। ऊपर हम बोल रहे थे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, बस यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से स्टार्ट हो रहा है और कोई डिफरेंस नहीं है, पूरा प्रोसेस सेम है। हमने बोला स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा, मान लो स्मॉल वर्क डन हुआ dw, वो किसके इक्वल होगा, f.dx के। f क्या होता है, m × a। एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हो, dv/dt। ठीक, dv/dt × dx है, dx/dt अगेन साथ में लिखो तो v हो गया। तो वर्क स्मॉल वर्क डन क्या आया, mv dv। दोनों साइड इंटीग्रेट करो, अगेन लिमिट हो जाएगी 0 से w और इस बार वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, 0 से v की जगह u से v। ठीक है, इंटीग्रेट करोगे तो mv² अंदर में क्या मिला, v²/2। कहां से कहां तक लिखनी है लिमिट, v से u तक, सॉरी u से v तक। तो v - u करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आया, हाफ mv² - हाफ mu²। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल।
सिमिलरली थर्ड वाली डेरिवेशन नहीं कहेंगे बट 1 मार्कर में आ जाता है, न्यूमेरिकल मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस पे आता है। यू हैव टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, मल्टीप्लाई डिवाइड करो इस फॉर्मूले को m से, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 1 हो गया, तो राइट हैंड साइड पे मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सो जब हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करा वो हमने देखा ऊपर क्या मिला m स्क्वायर v स्क्वायर, नीचे क्या मिला m। mv क्या होता है मोमेंटम p, तो ऊपर क्या हो गया p स्क्वायर, नीचे क्या हो गया बाय 2m। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m। काइनेटिक एनर्जी मास के साथ कैसे वेरी करेगी? फॉर अ कांस्टेंट मोमेंटम आप देख रहे हो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा है, क्यों? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास गिवन मोमेंटम इज कांस्टेंट, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास गिवन मोमेंटम इज कांस्टेंट। ठीक, आगे चलते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसकी निकाल रहे हैं? स्प्रिंग के केस में। हम क्या बोल रहे हैं, हमारे पास एक स्प्रिंग था, जब हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं या जब हम उसको एक्सटेंड करते हैं, जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में अगर देखोगे तो जो फर्स्ट पोजीशन है वो स्प्रिंग अपनी मीन पोजीशन पे है। सेकंड में हमने क्या करा, हमने उसे पकड़ के खींचा। अब स्प्रिंग के अंदर क्या डेवलप होगा? एक रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम क्या दिया, अकॉर्डिंग टू इनर्शिया हर ऑब्जेक्ट उसी स्टेट में रहना चाहता है जिस स्टेट में वो है, एंड अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ इसीलिए जिस भी कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर जितना फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो ऑब्जेक्ट उस दूसरे ऑब्जेक्ट पर उतना ही इक्विवेलेंट अपोजिट फोर्स लगाएगा एज अ रिएक्शन। तो सेम काम यहाँ पे हो रहा है, आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा के स्प्रिंग को खींचा, स्प्रिंग के अंदर अब एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा जो किस लिए? स्प्रिंग वापस अपनी मीन पोजीशन पे जाना चाहता है, ठीक। इसीलिए हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ भी हमें पता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। हुक्स लॉ वैसे हम अभी आगे पढ़ने भी वाले हैं सॉलिड्स वाले चैप्टर में, ठीक है। तो माइनस साइन क्या बता रहा है कि रिस्टोरिंग है, वापस जाना चाहता है स्प्रिंग। आपने अगर उसको खींचा तो वो मीन पोजीशन पे वापस जाना चाहता है, जैसे थर्ड केस में हमने उसको दबाया तो वो वापस आना चाहता है, तो उल्टा होगा हमेशा, तो इसलिए माइनस साइन। तो -kx, k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। अब एक्सटर्नल फोर्स इक्विवेलेंट अपोजिट लानी पड़ेगी इसके, तो एक्सटर्नल फोर्स कैसी हो गई? पॉजिटिव kx। अब मुझे निकालना क्या है? पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क डन। तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा इन स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग? लेट अस सपोज अगेन dx छोटी सी डिस्प्लेसमेंट करा, छोटा सा अमाउंट से खींचा स्प्रिंग को या कंप्रेस करा, छोटा सा वर्क डन करना पड़ेगा dw, जो कि किसके इक्वल होगा? f डॉट dx के। अब f डॉट dx डॉट प्रोडक्ट में cos होता है, तो हमने लिखा f dx, f एक्सटर्नल dx cos थीटा। किस f की बात हो रही है? एक्सटर्नल फोर्स की। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालना चाहते हैं, नॉट वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसलिए। तो ये f की जगह क्या रख दिया? ये हो गया kx dx। टोटल वर्क डन निकालना है, दोनों साइड इंटीग्रेट करो। अब x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा? x स्क्वायर बाय 2। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितनी आई? हाफ kx स्क्वायर। अगर आप ग्राफिकली देखोगे, यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है, ग्राफ बना हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी कर रही, कैसा ग्राफ है? u और x के बीच में एक पैराबोला। क्यों? बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, ठीक है। सेम काम हम कर सकते हैं यूजिंग fx ग्राफ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ अगर गिवन हो। वर्क डन कैसे निकालते हैं? वर्क डन इज गिवन बाय एरिया अंडर fx ग्राफ। जैसे अगर इस तरीके का ग्राफ बन रहा है जो आपको यहाँ पे डायग्राम यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, वर्क डन क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? OB, हाइट कितनी है? AB, ठीक है। AB फोर्स है, फोर्स के बराबर होगा। OB क्या है? डिस्प्लेसमेंट x। फोर्स मुझे पता है फोर्स कितनी होती है? एक्सटर्नल फोर्स k इंटू x। तो वर्क डन डायरेक्टली क्या आ गया? हाफ kx स्क्वायर। यहां से 3 इंपॉर्टेंट चीजें नोट करने क्या? पहली तो हमें दिख रही है कि u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, दैट इज जैसे ही आप जितना ज्यादा आप उसको डिस्प्लेस करोगे उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी स्प्रिंग के अंदर। कंप्रेशन या एक्सटेंशन कुछ भी करो सेम सिनेरियो रहेगा। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव है। पॉजिटिव हमेशा क्यों है? क्योंकि आइदर आप x को नेगेटिव करो, x को पॉजिटिव करो, मतलब आप चाहे तो कंप्रेस करो चाहे तो एक्सटेंड करो। मतलब अगर मैं फिजिकली बात करूं तो दोनों ही केस में रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी। मैथमेटिकली बात करूं पॉजिटिव हमेशा क्यों होगी? क्योंकि x का स्क्वायर ले रहे हैं, x पॉजिटिव लिखो नेगेटिव लिखो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर मीन पोजीशन पे है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। x की वैल्यू अगर 0 है, मीन पोजीशन पे है तो u 0 होगा, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम एंड पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे हमारा एनर्जी का किस्सा खत्म हुआ। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन पहले 1 डायमेंशन में देखेंगे, 2 डायमेंशन में देखेंगे, फिर इन इलास्टिक कोलिजन देख रहे होंगे। इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या चीजें कंजर्व रहती हैं जो हमने अपनी 1 शॉर्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी। इलास्टिक कोलिजन के केस में मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व्ड। सिमिलर सा मतलब बहुत सिंपल सा सिनेरियो ले रहे हैं। सिनेरियो क्या है? एक ऑब्जेक्ट था m1 मास का, u1 वेलोसिटी से चल के आ रहा था, दूसरा ऑब्जेक्ट m2 था, u2 वेलोसिटी से चल रहा था। दोनों कोलाइड करे, दोनों के बीच में टक्कर हुई। u1 आप देख रहे हो, u1 हमने बोला है कि लेट अस सपोज u1 की वैल्यू बड़ी है u2 से, तो m1 आया पीछे से, इसने इसके अंदर टक्कर मारी m2 के अंदर, दोनों का कोलिजन हुआ। कोलिजन होने के बाद
m1 v1 वेलोसिटी से जा रहा है, m2 v2 वेलोसिटी से जा रहा है। हम क्या बोल रहे हैं, हेड ऑन कोलिजन हो रहा है। हेड ऑन कोलिजन से मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ द टू कोलाइडिंग बॉडीज आर इन वन लाइन। हेड ऑन, दोनों का सेंटर सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग लाई कर रहा था, हेड ऑन कोलिजन हो रहा है। हमारा टास्क क्या है, हम निकालना चाहते हैं v1 और v2। आपको क्वेश्चन में m1 u1 m2 u2 की वैल्यू दे देंगे और आपको बोलेंगे v1 और v2 की वैल्यू निकालो। तो हम v1 v2 के लिए एक्सप्रेशन निकालना चाह रहे हैं। क्या करना है, एक बार दो अननोन्स है v1 v2, दो इक्वेशन कैसे बनेंगे, एक बार मोमेंटम कंजर्व करो, एक बार काइनेटिक एनर्जी। तो मोमेंटम टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2। आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग अगर आप करोगे, सो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं है, सॉरी गलत है, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। 1 वाली सब्सक्रिप्ट के टर्म्स सारे एक साइड रखो, 2 वाली सब्सक्रिप्ट के टर्म्स दूसरी साइड रखो। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करो, ठीक है। ऐसी कुछ इक्वेशन आएगी, हाफ हाफ कट जाएगा। ये u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर को कैसे किस नजर से देखना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b। तो यहाँ पे लिख दिया u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1। एक इक्वेशन मोमेंटम कंजर्व करके आई, दूसरी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करके पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन को पहली इक्वेशन से डिवाइड कर दो, ठीक है। कॉमन टर्म कट गया, ऊपर क्या बचा, u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। u1 की वैल्यू ज्यादा थी, u2 की कम थी, u1 u2 को अप्रोच कर रहा था ऐसे करके, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किसके इक्वल है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के इक्वल है। जो कि यहां से एक और बात क्या प्रूव हो रही है कि काइनेटिक और मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व्ड क्यों रहता है आपके इलास्टिक कोलिजन के अंदर। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर याद हो, हमने बात की थी ई की, ई 1 होता है, यहाँ पे हमने प्रूव भी कर दिया। v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2 से निकालते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों चीजें इक्वल है, तो ई की वैल्यू 1 आ जाएगी। सो वैल्यू ऑफ ई किस पे डिपेंड करती है, और नेचर ऑफ मटेरियल्स पर भी डिपेंड कर रही होगी। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के केस में ई क्या हो जाएगा, 1। शो भी हमने कर दिया कि कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक। अब बात करते हैं जो हमें एक्सप्रेशन निकालना था। हमारे पास ये इक्वेशन आई थी, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके इस इक्वेशन से क्या करो, v2 लिखो। v2 क्या हो जाएगा, u1 माइनस u2 प्लस v1। और ये जो v2 का आपने एक्सप्रेशन निकाला, इसको इस फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। इसको जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे और इक्वेशन सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ इस टाइप की इक्वेशन आपको मिलेगी, जो नीचे आपको लास्ट स्टेप दिख रहा है। यहाँ से आप v1 क्या लिख सकते हो, m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 बाय m1 प्लस m2। तो हमें बेसिकली आप देख रहे हो राइट हैंड साइड पे जो पूरा इतना लंबा सा फॉर्मूला है, उसमें सारे नोन टर्म्स हैं, m1 m2 u1 और u2, ठीक है। कोई भी अननोन टर्म नहीं है। हमें क्या करना है, हमें बस फॉर न्यूमेरिकल्स हमें बस v1 का फॉर्मूला याद करना है, दोनों नहीं याद कर रहे हैं अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। v1 का फॉर्मूला याद कर लिया। v2 के लिए आपको क्या करना है, v1 के फॉर्मूले में जहां जहां पे 1 था वहां पे 2 लिख दो। जैसे यहाँ पे m1 था, m1 की जगह m2 आ गया, m2 की जगह m1 आ गया, u1 की जगह u2 आ गया। सब्सक्रिप्ट चेंज कर देना है आपको जब आप v1 से v2 पर जा रहे हो। तो v1 का फॉर्मूला खाली याद रखना है। v2 का फॉर्मूला लिखने के लिए v1 वाले फॉर्मूले में जहां जहां पे 1 लिखा था उसको 2 से रिप्लेस कर दो, 2 को 1 से इंटरचेंज कर देना है, 1 और 2 को। तो v2 का फॉर्मूला आ जाएगा। 3 स्पेशल केस, 2 स्पेशल केसेस हैं। सेकंड वाले स्पेशल केस के अंदर 3 सब केसेस हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। पहली बात, ये सब पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स एंड एमसीक्यू स्पेशली, ठीक है। तो पहला स्पेशल केस क्या है, अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास इक्वल हो, m1 m2 m के इक्वल हो, मान लो सेम मास के ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट कि वेलोसिटीज इंटरचेंज हो रही हैं। v1 u2 के इक्वल है और v2 u1 के इक्वल है। सेकंड केस क्या है, सिमिलरली अगर सेकंड ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, मतलब पीछे से एक ऑब्जेक्ट आया, उसने एक रेस्ट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट के अंदर टक्कर मारी, तो क्या होगा, तब हम देख रहे हैं उसमें स्पेशल सब केसेस बना सकते हैं। सब केसेस क्या बनेंगे, पहला सब केस, अगर दोनों का मास अगर फिर से सेम हो तो फिर से वेलोसिटीज इंटरचेंज हो रही हैं। पहला ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो जाएगा और दूसरा ऑब्जेक्ट पहले वाली ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी से भागने लगेगा। सेकंड केस क्या हो सकता है, जो ऑब्जेक्ट पीछे से भाग के आ रहा था, जिसने टक्कर करी थी, उसका मास अगर बड़ा हो, अगर हेवियर बॉडी लाइटर बॉडी में कोलाइड करे, तो क्या होगा, v1 u1 के इक्वल है और v2 u1 के इक्वल है। इससे समझ में क्या आ रहा है, if a massive body, a heavier body collides with lighter body, no change in the velocity of heavy body, whereas stationary lighter body begins to move with twice the velocity of the heavy body, twice the initial velocity of the heavy body. थर्ड केस सिमिलरली क्या हो सकता है, इसका जस्ट उल्टा, कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था वो हैवी हो और जो ऑब्जेक्ट पीछे से चल के आ रहा था वो लाइटर हो, मतलब m1 की वैल्यू कम है m2 से। उस केस में क्या होगा, v1 आ गया माइनस u1 और v2 आ गया ऑलमोस्ट 0। तो यहां से क्या एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि अगर लाइटर बॉडी हैवी बॉडी से कोलाइड करती है रेस्ट पे, तो लाइटर बॉडी रिबाउंड कर जाएगी, माइनस साइन क्यों है, ऑपोजिट डायरेक्शन, रिबाउंड कर रही है सेम वेलोसिटी से, एंड हैवी बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट। भारी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रेस्ट का रेस्ट पे बैठा रहेगा।
सो दिस वाज ऑल अबाउट इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन की। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल और मोमेंटम यहाँ पर भी कंजर्व रहेगा क्योंकि इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक। सिचुएशन क्या है, एक ऑब्जेक्ट था m1 u1 वेलोसिटी थी उसकी, एक रेस्ट पे ऑब्जेक्ट रखा है m2। यहाँ पे आप देखोगे तो हमने बोला कोलाइड्स विद बॉडी m2 एट रेस्ट। m2 रेस्ट पे बैठा था, इसने आके टक्कर मारी, दोनों ऑब्जेक्ट ऐसे करके उड़ गए। m1 θ1 एंगल पे जा रहा है हॉरिजॉन्टल से v1 वेलोसिटी से, m2 θ2 एंगल्स पे जा रहा है v2 वेलोसिटी से। हमें अगेन क्या करना है, v1 v2 का एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं। होगा क्या, अब हमें पहले लीनियर मोमेंटम कंजर्व करते हैं। m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। u2 0 है तो ये पार्ट 0 हो गया। अब मोमेंटम को हम दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम इन दोनों, अब हमें पता है आधा टीटा कोई भी वेक्टर हो उसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, कि हमेशा क्या करना है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेने हैं। सिर्फ जो भी वेक्टर अलोंग द एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में होंगे हम उनको सॉल्व करते हैं। तो v1 v2 के कंपोनेंट्स कर लिया आपने, v2 sin θ2 v2 cos θ2 v1 cos θ1 v1 sin θ1। वो x और y एक्सिस में अब लीनियर मोमेंटम अगर अलग अलग कंजर्व करोगे तो ऐसी कुछ आपके पास इक्वेशन आ रही है जो इक्वेशन नंबर 2 और 3 है। उसके बाद आप काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर सकते हो। अब काइनेटिक एनर्जी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि काइनेटिक एनर्जी में आपको मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि मोमेंटम तो वेक्टर था तो आपने कर लिया स्प्लिट, बट यहाँ पर तो आपको मैग्नीट्यूड लेना था, यहाँ पे आप कैसे स्प्लिट करोगे। अब प्रॉब्लम क्या आई, इक्वेशन आपके पास आई 3, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन, बट अननोन आ गया 4। कौन कौन से, θ1 θ2 v1 और v2। θ1 θ2 भी क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, ठीक है, मतलब अभी हमें नहीं पता है, अभी के लिए मान के चलना है। तो अब प्रॉब्लम क्या हुई, अननोन है आपके पास 4, ठीक। हमें सिर्फ m1 m2 और u1 की वैल्यू पता है, बट आफ्टर कोलिजन अननोन हो गए 4, v1 v2 θ1 θ2 जो, और इक्वेशन है 3, तो 4 अननोन 3 इक्वेशन से नहीं निकाल सकते। तो क्वेश्चन आपको क्या देगा, इसलिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। इसके आगे करना क्या है, क्वेश्चन आपको इन चारों में से v1 v2 θ1 θ2 इन चारों में से किसी एक की वैल्यू दे देगा, ठीक है। सो एटलीस्ट वन ऑफ देम वुड बी गिवन। अगर एक की वैल्यू पता है उसकी वैल्यू यहाँ पे रखोगे, ये 3 इक्वेशन है, इनको फर्दर सॉल्व करके बाकी 3 अननोन्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। लास्ट डेरिवेशन है हमारी ऑन इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो इन इलास्टिक कोलिजन में हमको पता है कि इन इलास्टिक कोलिजन में क्या कंजर्व रहता है, सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले तो मोमेंटम कंजर्व करके हम वेलोसिटी निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी। दूसरा हम ये शो करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी अगर कंजर्व नहीं है तो लॉस हो रही होगी, तो लॉस कितनी हो रही है और शो करके दिखाएंगे कि लॉस हो रही है या नहीं। इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में हमें पता है, अगर परफेक्टली इन इलास्टिक है तो जो भी ऑब्जेक्ट्स में टक्कर हो रही है वो दोनों चिपक कर एक ऑब्जेक्ट की तरह मूव करेंगे। तो यहाँ पर एक ही फाइनल वेलोसिटी होगी v दोनों ऑब्जेक्ट्स की मिलाकर, क्योंकि वो चिपक गए हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने सेम सिनेरियो लिया है। एक ऑब्जेक्ट था m1 u1 वेलोसिटी से चल के आ रहा था, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है m2 वो रेस्ट पे बैठा है, u2 0 है। आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, m1 m2 दोनों आपस में चिपक गए, क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन था, दोनों आपस में चिपक गए और एक कॉमन वेलोसिटी v से पूरा सिस्टम, पूरे दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। तो हमें पता है मोमेंटम कंजर्व रहता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में। मोमेंटम कंजर्व करो, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। v1 v2 किसके इक्वल है, v के इक्वल है, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट चिपक गए हैं, और u2 0 है। सिंप्लीफाई करो, v क्या आया, m1 u1 बाय m1 प्लस m2। अब हमें पता है m1 अपॉन m1 प्लस m2 की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से छोटी होगी, करेक्ट। क्योंकि ये 1 से छोटी होगी तो हम एक और इंटरेस्टिंग कंक्लूजन क्या निकाल पा रहे हैं यहाँ से, कि जो भी फाइनल वेलोसिटी है v वो हमेशा u1 से छोटी होगी इन केस ऑफ इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो काइनेटिक एनर्जी का पॉइंट मैंने बोला, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन निकालो, आफ्टर कोलिजन निकालो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालो, मतलब क्योंकि हमें दिखाना है कि लॉस हो रहा है। तो लॉस कैसे निकालेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल से, E1 माइनस E2 से। E1 माइनस E2 का एक्सप्रेशन आप रखोगे, इसको सिंप्लीफाई जब करोगे तो फाइनल आपको लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कुछ m1 m2 u1 स्क्वायर बाय 2 m1 m2 देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब ये देखो m1 पॉजिटिव है, m2 पॉजिटिव है, u1 पॉजिटिव है, और अगेन नीचे भी 2 की वैल्यू 2 पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव साइन तो नहीं दिख रहा। अगर हम m1 m2 और u1 की वैल्यू भी यहाँ पे पुट करेंगे तो ये पूरी क्वांटिटी तब भी पॉजिटिव ही रहेगी। तो हम यहाँ से क्या बोल रहे हैं कि इसका मतलब हमेशा सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट इन इनइलास्टिक कोलिजन। क्यों, क्योंकि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव। हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। सो ये थी हमारी 7 डेरिवेशंस इन वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर। बट इसके अलावा 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पर ही डेरिवेशन वाली वीडियो में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एज अ प्रूफ, मतलब शो करने के लिए भी आ जाता है, एज अ प्रूफ भी आ जाता है, और एक फॉर्मूला निकालने के लिए भी आ जाता है। तो पहले हम बात कर रहे हैं अबाउट showing that gravitational force is a conservative force. Conservative force क्या थी, the work done by the conservative force is not dependent on the path followed.
कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो भी वर्क डन होगा वो फिर सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये शो करने के लिए हम 3 सिनेरियोज में वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, एक m मास के ऑब्जेक्ट को h हाइट पे रेज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं उसको, सेम हाइट पे सेम मास का ऑब्जेक्ट है बट 3 डिफरेंट रास्तों से। पहला रास्ता A से B सीधे चले गए, दूसरा रास्ता ओवर एन इंक्लाइंड प्लेन C2B लेके जा रहे हैं, तीसरा रास्ता C2B जब आप लेकर जा रहे हो ऑब्जेक्ट को एक स्टेयर केस के थ्रू लेकर जा रहे हो। तीनों सिनेरियो में वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन अगर इक्वल आया तीनों सिनेरियो में तो मतलब फोर्स कंजर्वेटिव थी, क्योंकि तीनों ही सिनेरियो में इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम था, रास्ता अलग अलग था। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस में जब हम वर्टिकली अपवर्ड्स लेके जा रहे हैं हाइट h पे, तो हमें पता है वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कौन सी फोर्स लग रही है, mg वेट नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट का, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है h, तो टोटल वर्क डन कितना आ गया mg h। सेकेंड सिनेरियो में क्या हो रहा है, ओवर एन इंक्लाइंड प्लेन आप लेके जा रहे हो तो वर्क डन कितना होगा, अगेन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितनी फोर्स एक्ट करेगी, अब आप देखो जो एक्सटर्नल मतलब फोर्स कितना लाना पड़ेगा, mg sin थीटा के इक्वल, क्योंकि जो फोर्स जो वेट का कॉस कंपोनेंट है उसको तो नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस करने में चला गया। तो जो भी ऑब्जेक्ट वर्क डन कर रही होगी वो कौन होगी, mg sin थीटा, और cb ये जो हाइपोटेन्यूज है इस इंक्लाइंड प्लेन का, इसको आप h के टर्म्स में कैसे लिख सकते हो, h अपॉन साइन थीटा से। ठीक है, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गए। सेकंड केस में भी वर्क डन कितना आया, mg h। तीसरे केस में हम क्या कर रहे हैं, हम सीढ़ियों से स्टेयर्स पे लेकर जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को हाइट h पे। तो हमने क्या करा, आप अगर डायग्राम में यहाँ पर देखोगे, हम डायग्राम में क्या कर रहे हैं, हमने लिखा P2Q लेके गए, W1 वर्क डन करना पड़ा, H1 हाइट थी, फिर Q2R लेके गए, W2 वर्क डन, R से S ले जाने में W3 वर्क डन, H2 हाइट पे रेस कर रहे हैं, S से T में W4, फिर W5, फिर W6। 6 अलग अलग वर्क डन में हमने स्प्लिट कर लिया। टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, इन 6 वर्क डन का सब। ठीक है, सो पहले P2Q लेके जाने में अब देखो जहां जहां पे हाइट पे रेस कर रहे हो ऑब्जेक्ट को, स्टेशनरी उससे लेके जा रहे हैं, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है ऑब्जेक्ट में, तो टोटल वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे W1 हो जाएगा mg h1, इधर 0 क्योंकि हाइट कोई रेज नहीं हुई, इंक्रीज हुई, फिर W3 mg h2, फिर W4 0, फिर W5 mg h3, फिर W6 0। यही सेम काम हम यहाँ पे लिख रहे हैं, W1 mg h1, W2 mg h2, फिर mg h3, फिर 0 0 0। टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, 6 वर्क डन का सम, h1 प्लस h2 प्लस h3 अगर आप देखोगे तो क्या थी, टोटल हाइट h। तो तीसरे केस में भी वर्क डन कितना आया, mg h। हमने देखा तीनों केसेस में वर्क डन सेम आ रहा है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, वर्क डन ऑन बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। ठीक है, इसका मतलब फोर्स कैसी होगी, अगर वर्क डन इंडिपेंडेंट है पाथ फॉलोड के, फोर्स इज कंजर्वेटिव। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब बाकी दो डेरिवेशंस, जो बाकी दो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले वो है बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, जो भी टोटल एनर्जी होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, मतलब जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो हमेशा कंजर्व्ड रहती है। मैकेनिकल एनर्जी मतलब टोटल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो हमेशा कंजर्व रहेगी एक आइसोलेटेड सिस्टम की। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में हमें शो करना है कि जो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, उसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, ये शो करके दिखाना है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम कंसिडर कर रहे हैं m मास का ऑब्जेक्ट था, इनिशियली रेस्ट पे था a पॉइंट पे, उसको हमने नीचे ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तब क्या हो रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट्स ले लेते हैं। पहला पॉइंट a, फिर x डिस्टेंस, s डिस्प्लेसमेंट नीचे आके, s हाइट नीचे आके b पॉइंट लिया, फिर टोटल जब ग्राउंड पे हिट करेगा वो ऑब्जेक्ट तो c पॉइंट लिया। टोटल हाइट h से वो नीचे आ रहा था। a पे मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे, b पे निकालेंगे, c पे निकालेंगे, तीनों केस में देखेंगे काइनेटिक जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो सेम आएगी, मतलब एनर्जी कंजर्व्ड है। a पे निकालो, पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करा था, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। तो सारी की सारी सिर्फ क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी mg h, क्योंकि h हाइट पे ऑब्जेक्ट रखा था। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हुई, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल करोगे तो mg h। दूसरे पॉइंट पे, यहाँ पे b पॉइंट पे जब आओगे तो कुछ वेलोसिटी होगी इसके अंदर, पहली बात तो उस वेलोसिटी को हमने बोल दिया, लेट अस सपोज वो वेलोसिटी कितनी है v1, और x डिस्प्लेसमेंट आपने कवर की थी, मतलब आप कितनी हाइट पे है ऑब्जेक्ट, h माइनस x हाइट पे है ग्राउंड से। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या करना है, पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी तो पता है mg h माइनस x हाइट पे थे, तो mg h माइनस x हो गई। काइनेटिक एनर्जी हमने बोला हाफ m v1 स्क्वायर, v1 क्या है, वेलोसिटी एट पॉइंट b। कैसे निकाल सकते हो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। एक्सेलरेशन कितना है, g के बराबर, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, x साइड नीचे आए, मतलब x डिस्प्लेसमेंट नीचे आए हो आप ऊपर से, और u क्या था 0, क्योंकि हमने ड्रॉप किया था। तो v क्या आ गया आपका 2g, v स्क्वायर क्या आ गया 2gx। अब v निकालने की जरूरत नहीं, रूट में लिखने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी में डायरेक्ट हाफ m v स्क्वायर चाहिए होता है, तो डायरेक्ट v स्क्वायर रख देंगे, 2 से 2 कट गया, काइनेटिक एनर्जी कितनी आई mgx। मैकेनिकल एनर्जी निकालो, mgx प्लस mg h माइनस x, mgx कैंसिल हो गया, मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे भी कितनी आई mg h। सेम हम तीसरे पॉइंट पे अगर करेंगे, जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे आ गया है, ग्राउंड पे हाइट तो 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, कुछ सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। सेम काम करें, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी क्योंकि हाइट 0 है,
सेम काम करेंगे, यहाँ पे सी पॉइंट पे बोल रहे हैं वेलोसिटी v2 है। तीसरी इक्वेशन फिर से लगाओ 2gh। अब इस बार डिस्प्लेसमेंट टोटल कितनी हो गई, टोटल हाइट नीचे आ गया आप कवर करके h, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई हाफ m 2gh, 2 से 2 कटा mgh। मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो गई mgh। हमने दिखा दिया a b और c तीनों पॉइंट्स पे ही मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ रही है mgh। दैट मींस मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट, दैट इज इट इज कंजर्व्ड। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे जो आपको ये ग्राफ दिख रहा है, तो ग्राफ हमें बहुत अच्छे से समझना है। क्यों? ग्राफ हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बता रहा है। क्या? जब ऑब्जेक्ट जीरो उस पे था, मतलब जब ग्राउंड पे था तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, उसके अंदर पूरी की पूरी क्या थी, मतलब मैकेनिकल एनर्जी दो पार्ट्स की है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो टोटल जब जीरो पे था तो सिर्फ और सिर्फ टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसके इक्वल थी, काइनेटिक के इक्वल। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे वो ऊपर जाएंगे, हम जैसे जैसे एक एक पॉइंट ऊपर चले जाते जाएंगे ग्राउंड से, वैसे वैसे आप देखो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही है। हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, जीरो। तो मिडिल पॉइंट पे, एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट पे हाफ हाइट पे क्या होगा, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल अमाउंट्स में होगी। ठीक है, और मैकेनिकल एनर्जी थ्रू आउट देख रहे हैं mgh है, तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, सो हम क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग फ्री फॉल, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेजुअली आप देखो डिक्रीज हो रही है और काइनेटिक एनर्जी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, ऐसे करके। ठीक है, फिर दूसरी बात हम क्या बोल रहे हैं, व्हेन बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड, काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में होती है, हीट प्लस साउंड की फॉर्म में एनर्जी होती है। दस टेम्परेचर ऑफ सरफेस इंक्रीजेस, सो हीट एंड साउंड एनर्जी डिसिपेट टू द एटमॉस्फेयर, सो टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स द सेम। क्वेश्चन आएगा कि अगर काइनेटिक एनर्जी थी तो वो गई कहाँ, ऑब्जेक्ट तो ग्राउंड पे आके चिपक गया, अब मतलब रह गया ग्राउंड में, तो कहाँ जा रही है, हीट और साउंड की फॉर्म में जा रही है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है सरफेस का। ठीक है, अब तीसरा एंड लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इस वीडियो के लिए, हमें शो करना है पहले तो कि मतलब निकालना एक्सप्रेशन किसका, वेलोसिटी ऑफ द पेंडुलम एट मीन पोजीशन। हमें पता है सिंपल पेंडुलम के केस में भी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कंजर्व्ड होती है। क्यों? क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है। तो हम क्या बोल रहे हैं, लेट अस सपोज उसको डिस्प्लेस करा हमने, इक्विलिब्रियम पोजीशन है O, राइट हैंड पे जो एक्सट्रीम पोजीशन है वो है P और लेफ्ट पे एक्सट्रीम पोजीशन है Q। अब हमें पता है सेम हाइट तक जाएंगे दोनों एक्सट्रीम तक, ऐसा नहीं इस तरफ बड़ी हाइट में चल जाएगा इस तरफ कम हाइट पे जाएगा, नो, दोनों साइड HH हाइट पे मतलब एक्सट्रीम पोजीशन लिए। क्या करना है, P पे आप पोटेंशियल एनर्जी होगी खाली, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक जीरो हो जाएगी क्योंकि एक्सट्रीम पे वेलोसिटी जीरो होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी आई mgh, काइनेटिक एनर्जी आई जीरो, मैकेनिकल एनर्जी टोटल कितनी आ गई mgh। अब हमें पता है जब ये जो बॉब है वो P पे गई थी, P से वापस आएगी, P से जब वो वापस आएगी तो मुझे पता है जो भी टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी P पॉइंट पे, यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल थी, जब मीन पे आएगी, मीन पोजीशन पे वापस आएगी तो ग्राउंड पे आ गए आप, ये जो इसलिए जो नीचे की लाइन बनी हुई है ग्राउंड शो कर रहा है, ग्राउंड पे आ गए, हाइट जीरो है, एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो टोटल जो भी पोटेंशियल एनर्जी है वो पूरी की पूरी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही होगी। तो पॉइंट ओ पे क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी है जीरो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी आई हाफ mv²। हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो जो भी ओ पे काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल होगी, P पे पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। तो V0 की वैल्यू क्या आ गई, √2gh। V0 क्या है, वेलोसिटी एट द मेन पोजीशन। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट सिंपल पेंडुलम। यहां पर भी एक बार ग्राफ देख लेते हैं, एनर्जी हाइट के संदर्भ डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रही है। तो मेन पोजीशन पे आप देखोगे पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट थी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी। तो मैकेनिकल एनर्जी सिर्फ मेन पोजीशन पे किसको कॉन्स्टिट्यूट कर रहा था, काइनेटिक को। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी ऑल थ्रू आउट कांस्टेंट, तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। काइनेटिक एनर्जी ग्रेजुअली जैसे जैसे आप मेन पोजीशन P की साइड जा रहे हो, काइनेटिक एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी ग्रेजुअली इंक्रीज होती जा रही है। एक्सट्रीम पोजीशन P पे जब आप पॉजिटिव साइड मतलब प्लस x क्या हो रहा है, पॉजिटिव वाली साइड पे जो मेन एक्सट्रीम पोजीशन है, माइनस x क्यू के शो कर रहा है कि जो नेगेटिव साइड पे मेन पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन है। तो P पर जाते जाते क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल रह गई, काइनेटिक टोटल जीरो हो गई। सिमिलरली दूसरे साइड भी जाओगे Q पर, तो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है और काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही होगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर। आई होप आपको डेरिवेशंस एंड ये जो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इन्होंने ये पूरा हमारे डिस्कशन ने आपको हेल्प किया होगा फॉर इन बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, इफ यू फाउंड द कंटेंट हेल्पफुल, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, and thank you for watching the video. See you in the next video.